गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूट्यूब के बौद्धम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम आज एक बार फिर आपके सामने ईवीएस का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आप लोगों ने सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने वो एग्ज़ाम क्लियर भी किया होगा और बहुत सारे बच्चों का वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होगा। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ईवीएस कंटेंट में एक बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको कवर कराऊंगा। तो आज मैं ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर कराने जा रहा हूं। जैसा कि पीपीटी में आपको दिख रहा है इस इमेज के माध्यम से, ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है बी यानी कि मधुमक्खी की। जी हाँ, आज मैं ईवीएस कॉन्टेंट में 4th क्लास के एक चैप्टर है मधुमक्खियाँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका एक या दो क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आज हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है ईवीएस के टॉपिक का क्या नाम है, बीज, यानी कि हम मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे कि मधुमक्खियाँ कैसे काम करती है, मधुमक्खियों का पालन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से फैक्ट होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका NCERT के बुक के बेस पर है। जैसा कि आप इसमें इमेज देख रहे हो, ये मधुमक्खी है, ये क्या है, मधुमक्खी है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, जितने भी लोग मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है बौद्धम यूट्यूब चैनल हो, इसको आप सर्च कीजिएगा, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल पे नए नए टॉपिक और नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो सभी जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ईवीएस का कंटेंट, वो अपने कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। मैं टॉपिक को स्टार्ट करा रहा हूँ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है मधुमक्खियाँ। क्या है, मधुमक्खियाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खियों के बारे में आज हम बात करेंगे। कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए और जो जो मैं बताता रहूँगा बीच बीच में उसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं मधुमक्खियों की। आप लोगों ने मधुमक्खियाँ तो देखी होंगी। मधुमक्खियाँ तरह तरह के प्रकार की होती है, इंडिया में अलग पाई जाती है, वर्ल्ड में अलग पाई जाती है। कई हॉन्टर बीज भी होती हैं जिसके काटने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बीज हमारे लिए नुकसानदायक है या ये ह्यूमन के लिए नुकसानदायक है। मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। किसी विद्वान ने यह भी कहा है कि अगर मान लीजिए कि इस पृथ्वी से मधुमक्खियाँ अगर गायब हो गई तो समझ लेना कि इंसान की प्रजाति नष्ट होने वाली है। तो मधुमक्खियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियाँ हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ें भूमिका निभाती है। ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत हमारी हेल्प करती है। आपने देखा होगा ना, मधुमक्खियाँ फूलों पे बैठती है, उसका शहद, उसमें से रस निकालती है और शहद बनाती है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जब मधुमक्खियाँ किसी फूल पे बैठती है ना, तो उसके परागकण को वो एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाती है, जिससे क्या होता है कि जो फूलों की प्रजातियाँ होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है, वो उग जाती है। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में विविधता बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। तो हम बात करते हैं मधुमक्खियों के बारे में। देखो दोस्तों, आप सभी ने मधु तो खाया होगा। मधु मतलब शहद। जब आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं उसमें भी आप खाते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसे भी खिलाते हैं। बहुत सारी बीमारियों में भी जो शहद है वो हम उसका यूज़ करते हैं। इसको हम मधु बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड है मधु। तो मधु आप लोगों ने खाया होगा, ये बहुत मीठा होता है। और आज मैं मधुमक्खियों के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि मधुमक्खियों का पालन कैसे होता है। देखिए, मधुमक्खियों का पालन है ना, एक्चुअली क्या है कि पहले जो लोग थे वो मधुमक्खियाँ जंगलों में होती थी, या आपने कहीं बिल्डिंग देखा होगा, उस बिल्डिंग पे अपना छत्ता बना लेती थी, पेड़ पे भी छत्ता बना लेती थी। फिर लोग उस छत्ते धुआं करके और उस मधुमक्खी को बाहर भगाते थे, फिर छत्ते को काटते थे, फिर उसमें से शहद निकालते थे। लेकिन आजकल जो मधुमक्खियाँ हो गया, ये एक प्रोफेशनल हो गया है। प्रोफेशनल मतलब आप इस मधुमक्खियों पालन का कोर्स कर सकते हैं और अपने, आपके पास अगर स्पेस है 200 गज का प्लॉट है तो आप उसमें मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये व्यवसाय के रूप में भी इसको यानी कि रोजगार के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, रोजगार के रूप में भी, यानी कि इसमें रोजगार के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मधुमक्खियों का पालन है।
कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें कम पूंजी यानी 5 या 10 हज़ार रुपये की लागत से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसको स्टार्ट करने में कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मधुमक्खियाँ चाहिए होती है और बॉक्स चाहिए होते हैं लकड़ी के, ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, तब जाके आप मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम जो जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो NCERT की किताब के एक चैप्टर है मधुमक्खियाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, NCERT की किताब में वैसे तो कहानी है एक अनीता और मधुमक्खी की, लेकिन मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा रानी और मधुमक्खी की कहानी, कि कैसे रानी ने मधुमक्खी के माध्यम से अपनी एजुकेशन को भी पूरा किया, अपने और पैसे कमाने का जरिया यानी उसको रोजगार भी बनाया और अपने घर वालों की हेल्प भी की, और उसने अपने सपने को साकार भी किया और वो पढ़ाई भी कर पाई। तो रानी और मधुमक्खी की जो कहानी है इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी के दौरान ही आपको बहुत ऐसी रोचक रोचक बातें पता चलेगी जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। देखिए रानी है, ये रानी है और इसमें आप एक चेहरा देख रहे हैं, ये रानी एक लड़की है जो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उस मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में रहती है और बहुत गरीब परिवार से ये बिलोंग करती है, और इसने मधुमक्खी का पालन शुरू किया था। तो इसने मधुमक्खी का पालन शुरू क्यों किया, किस वजह से किया, क्या कारण था कि इसको रोजगार बनाना पड़ा, तो इसी की ये छोटी सी रोचक कहानी है जो मैं आपको PPT के माध्यम से बताता जाऊंगा और उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट बताता रहूँगा। देखो ये रानी है, एक लड़की है जो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहती है। इसको स्कूल जाने का बड़ा शौक है, और ये स्कूल जाना चाहती है, लेकिन ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से इसके पिताजी इसको स्कूल नहीं जाने देना चाहते, और गांव में वैसे भी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि वहाँ पे सोचते हैं कि लड़कियाँ क्या कुछ करेंगी, तो उनके घर के काम काज को सिखाने में उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि घर का काम सीखो, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो रानी था इसको स्कूल जाने का बड़ा शौक़ है और ये पढ़ना चाहती है, और पढ़ने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत है। इसके पिताजी जो कि इतना कमा नहीं सकते तो वो पढ़ा नहीं सकते, तो इसने कई बार अपने पिताजी को बोला कि मुझे पढ़ना है। तो इसने क्या किया कि अपने स्कूल गई और अपने टीचर को बोला कि मुझे पढ़ना है। इसकी टीचर ने इसके पिता से बात की और इसको पढ़ने के लिए बोला। जैसा कि आपको पता है कि जो RT एक्ट 2009 है, ये एक एक्ट ऐसा आया था जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसलिए जब भी आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लगती। तो स्कूल के टीचर ने रानी के पिता को समझाया कि आप अपने बच्ची को स्कूल भेजिए और हम उसको यहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन जब रानी स्कूल जाने लगी तो उसको पैसों की कमी महसूस हुई। पैसों की तो कमी महसूस होती, आपको किताबें चाहिए, ड्रेस चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ चाहिए। तो अभी पिताजी से तो पैसे मांग नहीं सकती थी क्योंकि इसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो इसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। इसके दिमाग में क्या ख्याल आया, चलो बेटे, रानी की पढ़ाई भी और कमाई भी। तो रानी ने ऐसा क्या प्लान बनाया कि उसने पढ़ाई के साथ कमाई भी स्टार्ट किया। तो रानी सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पढ़ाई भी और कमाई भी हो जाए। तो रानी ने सोचा कि उसके एरिया में, यानी कि जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में है ना लीची की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये लीची के बहुत ज़्यादा बाग है, और जो लीची के फूल है वो मधुमक्खी को बहुत पसंद है। जो लीची के जो फूल है वो है ना मधुमक्खी को बहुत पसंद है और उसको बहुत आकर्षित करती है। तो वो रानी सोचने लगी कि मेरे यहाँ लीची भी है और मधुमक्खियाँ भी हैं, तो क्यों ना मैं मधुमक्खी का पालन करूं और शहद बनाऊं और शहद बना के इसको बेचूं। क्योंकि ये लीची के उसके बाग थे, आसपास थे, और वहाँ फूल भी आते थे और मधुमक्खी भी आते थे, और मधुमक्खी का अगर पालन करती तो वो शहद बना सकती थी, और अगर वो शहद बनाएगी तो उसको बेच के वो पैसा कमाएगी, और इससे वो स्कूल भी जा सकती थी, वो अपने पिताजी की
हेल्प भी कर सकती थी। तो उसको ये आइडिया आया। तो आइडिया आने के बाद उसने क्या किया, उसने मधुमक्खी पालन करने का एक कोर्स ज्वाइन किया। इस कोर्स को ज्वाइन करने में उसको 5,000 करीबन खर्चा आया। उसने क्या किया, 5,000 रुपये कहीं ना कहीं से लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। लोन मतलब उधार लिया, ठीक है। और उसने उधार लेके मधुमक्खी के पालन में जो चीज़ें यूज़ होती है उसको उसने खरीदा। जैसे लकड़ी के बक्से, क्या खरीदे? लकड़ी के बक्से खरीदे। उसने चीनी खरीदी। चीनी इसलिए खरीदी ताकि मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। चीनी का घोल अगर बना देते तो मधुमक्खियों से अट्रैक्ट होती है। चीनी के लिए घोल खरीदी। और वहाँ जहाँ वो रहती थी अपने गांव में, वहाँ पे वह स्पेस काफ़ी था, तो उसने सामान खरीदा और इसकी उसने ट्रेनिंग ली। क्या ली? ट्रेनिंग ली। मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली कि मधुमक्खियों का पालन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, उसने मधुमक्खियों के पालन की ट्रेनिंग ली। मधुमक्खियों की पालन की ट्रेनिंग के बाद मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में वो रहती थी और वहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद उसको समझ में आ गया कि कैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकती हूँ। उसके बाद उसने अपने क्षेत्र में इस तरीके के जहाँ पे वो रहती थी छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स खरीदे, ठीक है। और बॉक्स खरीदने के बाद उसने मधुमक्खी खरीदी। और मधुमक्खी खरीदने के बाद उसने चीनी के घोल लगाकर उस मधुमक्खी को उस डब्बे में डाल दिया। और वो कब डाला, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना होता है वो मधुमक्खी के अंडे देने का महीना होता है। और सबसे अच्छा जो महीना होता है अक्टूबर से दिसंबर, यही मधुमक्खी के पालन का महीना होता है। क्या? यही मधुमक्खी के पालन करने का महीना होता है। ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, अक्टूबर से दिसंबर तक, इसमें मधुमक्खियाँ अंडे देती है। और अंडे देने के बाद, अंडे देती है तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मधुमक्खियाँ ज़्यादा होंगी। जब मधुमक्खियाँ ज़्यादा होंगी तो वो फूलों पे मंडराएंगी और शहद बनाएंगी। और जितना ज़्यादा शहद होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो उसने ट्रेनिंग लेने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे बक्से खरीदे और उसकी खेती को स्टार्ट किया। ये ट्रेनिंग, ये गांव वालों को ट्रेनिंग देती हुई और बताती हुई अपने शहद के बारे में कि किस तरीके से इसने शहद को इकट्ठा किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके बारे में मैं छोटा एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर मैं बात करूँगा कि हमने क्या सीखा। देखो, जो मधुमक्खी होती है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में अंडे देती है। और जो लीची के फूल होते हैं, जो लीची के फूल होते हैं वो फैब के महीने में खिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जब वो अंडे देंगी तो अंडे देने के बाद मधुमक्खियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और वो फूलों से रस लेगी और रस लेके शहद बनाएगी। तो 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो जब भी इसका व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको लकड़ी के बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, चीनी के घोल की जरूरत पड़ेगी और कुछ दवाइयों की जरूरत भी पड़ेगी। जो जो मधुमक्खियों को जो छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है उसको दूर करने के लिए उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय उसने रानी ने इसका व्यवसाय शुरू किया इस समय में। उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा कि उसने जब ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग के बाद उसने ये पाया कि फरवरी में फूल खिले और मधुमक्खी का पालन किया। और मधुमक्खी का पालन करने से उसको बहुत ज़्यादा आमदनी हुई। और आमदनी हो जाने के बाद उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और कुछ पैसे उसने अपने मम्मी पापा को भी हेल्प किया कि ये लीजिए पैसे मैंने अपने शहद से कमाया है। और वो शहद आसपास के गांव में बेच देती थी। तो इस तरीके से उसने पढ़ाई के साथ अपनी कमाई को जारी रखा। अब बात करते हैं मधुमक्खी की। जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। और रानी मक्खी का काम होता है अंडे देने का। क्या काम देना होता है? अंडे देने का काम होता है रानी मक्खी का। और उसी छत्ते के अंदर नर मक्खी भी होते हैं। नर मक्खी वैसे तो कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, बट वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मतलब छत्ते के आसपास रहेंगे ताकि कोई बाहरी आक्रमण से उनका बचाव हो। और अदर मक्खियाँ होती है, उसमें जो अदर मादा मक्खियाँ होती है वो काम करती है रख रखाव का मतलब छत्ता बनाना, छत्ते बनाने का काम करती हैं। छत्ते के अंदर
रस को जमा करने का काम करती है, रस ढूंढने का काम करती है। ये अदर जो मक्खियाँ होती हैं वो काम करती है। जब किसी मक्खी को फूलों से रस मिल जाता है ना, तो एक प्रकार का वो नाच करती है, नृत्य करती है, ताकि और दूसरी मक्खियों को पता चल जाए कि मुझे रस मिल गया है। तो इस तरीके से जो मधुमक्खियों का जो परिवार है वो ग्रुप में काम करता है। उसमें एक रानी मक्खी होती है, एक ही रानी, जो अंडे देने का काम करती है। जो नर मक्खी हो वो ज़्यादातर रक्षा का काम करते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। और जो अदर मादा मक्खियाँ होती है वो बच्चों का अंडे की देखभाल करती है, रस को जमा करती है, छत्ते का रखरखाव करती है और रस को ढूंढने का काम करती है। रस मतलब फूलों के रस के ढूंढने का काम करती है। ये अदर मादा मक्खी का काम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर वो रस बनाती हैं और रस बनाने के बाद इस तरीके से वो काम करती है। चींटी भी इसी तरीके से अपना ग्रुप में काम करती है। चींटी भी इस तरीके से काम करती है। उसमें जो रानी चींटी होती है वो अंडे देने का काम करती है। जो नर चींटी होती है वो आपने कभी देखा होगा, जहाँ चींटियाँ घोंसला होती है उसके आसपास है ना बड़ी बड़ी चींटियाँ होती है, वो सुरक्षा का काम करती है और बाकी चींटियाँ भोजन को ढूंढने का काम करती है। तो मधुमक्खियाँ और जो चींटियाँ हैं वो समूह में काम करती है। तो ये दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। एक मिनट रुकिए, हम इसमें थोड़ा सा रबड़ ले लेते हैं और मिटा देते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप कॉपी पेन पे लिख रहे होंगे। हाँ, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। इस चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो लीची का उत्पादन होता है वो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। नोट डाउन कीजिए। मधुमक्खियों को लीची काफ़ी आकर्षित करती है। मतलब जो लीची के फूल होते हैं ना, जब वो फूल उगते हैं तो उसमें से काफ़ी रस टपकता है और रस की फ्रेगनेंस ऐसी होती है कि चींटी काफ़ी आकर्षित हो जाती है। कभी आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा तो आप फरवरी के मंथ में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लीची में बहुत फूल आते हैं और वो इतनी, मतलब जब आप उस बाग से गुजरेंगे तो आपको इतनी महक आएगी ना कि बस आप मनमोहित हो जाएंगे। तो उसी तरीके से ये मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। तीसरी बात क्या है, मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है और ये महीने मधुमक्खियों के पालन के लिए सबसे उचित समय होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मधुमक्खियों के पालन के लिए सबसे उचित महीना कौन सा होता है, तो आप आंसर कर सकते हैं अक्टूबर या दिसंबर। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के पालन के लिए लकड़ियों के बक्से की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। मधुमक्खियों को चीनी का जो मीठा घोल है वो काफ़ी पसंद है। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। नर मक्खी जो होते हैं वो मक्खी भी होते हैं लेकिन वो कुछ खास नहीं करते। वो सिर्फ किसका काम करते हैं? छत्ते की रक्षा करने का काम करते हैं। बाकी जो मक्खियाँ होती हैं फूल से रस को ढूंढने का कार्य करती हैं और रस मिलने पर मक्खी एक तरह का नाच करती है ताकि दूसरे मक्खियों को पता चल जाए कि रस मिल गया है, ताकि और मक्खियाँ आके रस को कलेक्ट कर सके। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर में ये इसका पूरा जीस्ट है। क्या ये जीस्ट है? यानी कि सार है। ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी के जो बुक है उसके सार है। इसमें से आप अगर इसको 10 या 12 पॉइंट को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा ये चैप्टर कराने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा समझ जाए, इस पॉइंटों को ध्यान में रखें। ठीक है, बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और वहीं से लीची, और हाँ, और एक बात और, जो लीची अनुसंधान केंद्र है वो भी मुजफ्फरपुर में ही है। इसका भी ध्यान रखिएगा। जो लीची का अनुसंधान केंद्र है वो भी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये 1 से 11 पॉइंट मैंने आपको बता दी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से रानी ने क्या किया, स्कूल भी ज्वाइन किया, मधुमक्खी का पालन भी किया जिसमें उसके पापा उसकी मदद कराते थे और जो भी पैसा आता था वो कुछ पैसे अपने स्कूल जाने के लिए यूज़ करती थी और बाकी पैसे वो अपने पापा को देती थी। इस तरीके से उसने गाँव में एक व्यवसाय शुरू किया जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता को भी तोड़ता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ये पैडागोजी का क्वेश्चन हो गया। एक लड़की शहद बेचने का काम कर रही है जो कि अक्सर पुरुष करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? एक गर्ल कर रही है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर जो है
उसको सामाजिक जो रूढ़िवादिता उसको तोड़ रही है और ये बता रही है कि लड़कियां भी कुछ भी काम कर सकती है अगर उसे मौका दिया जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि 2019 के CTET एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर आप खुद ही बताइएगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया तो आप खुद ही बताएंगे। पहला, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए जनवरी का सबसे अच्छा समय है। जी नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी का समय अच्छा है, क्योंकि फरवरी में इसके फूल खिलते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लियर। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है, बिल्कुल सही, मैंने बताया मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मधुमक्खियों को रखने के लिए उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। हाँ, मैंने आपको बताया लकड़ी के बक्से की आवश्यकता होती है। तो ये 2 ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। जी नहीं, मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी नहीं जाती। मधुमक्खियों को भोजन या उसको आकर्षित करने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये गलत पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा आंसर इसका सही होगा। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो मधुमक्खी के ऊपर हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। आपका 1 या 2 से क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया ये छोटा सा वीडियो देखते हुए। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, बोधम को उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से नई नई वीडियो और नए नए तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आसपास चींटियों और जो भी हंटर बीज हैं, मधुमक्खी, उसको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा वो कैसे काम करती है। इससे आपको नेचर से जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ एक नए EVS चैप्टर के साथ। और मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए बोधम के साथ। बोधम यूट्यूब चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों अलविदा, समय आता है और नेक्स्ट समय आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।